नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश एसडीआरएफ का नया झंडा, निशान और वर्दी का लोकार्पण किया और 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल एक आपदा संभावित क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश एसडीआरएफ का नया झंडा, लोगो, वर्दी और वाहन राज्य आपदा मोचन बल की निष्ठा और समर्पण के साथ प्रदेश के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज का ये लॉन्च राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में इस बल ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बहुमूल्य जीवन और संपत्ति को बचाने में समर्पण के साथ कार्य करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपदाओं के दौरान विभिन्न बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि नए लॉन्च किए गए संसाधन एचपी एसडीआरएफ को प्रदेश के लोगों की और प्रभावी ढंग से सेवा करने में सक्षम बनाएंगे। शिमला नगर निगम में जीत पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं शिमला नगर निगम की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले 10 साल में ये पहला चुनाव है जो पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ा गया। 10 साल बाद नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाए हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, 5 महीने से कांग्रेस की सरकार बनी है। मैं शिमला नगर निगम की जनता, जो कि मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उन सभी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये पहला 10 साल में चुनाव है जो चुनाव चिन्ह पर, पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ा गया है और 10 साल बाद हम नगर निगम में पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करके हम नगर निगम में आए हैं। इतनी सीटें पहली बार हमें नगर निगम के जितने भी चुनाव हुए पहली बार मिली है। मैं शिमला की जनता का और जो हमारी सरकार में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस आशा के साथ कि जिस प्रकार का विश्वास हमें प्रकट किया है, हमें जनता की सेवा करनी है और हमें शिमला को सुंदर बनाना है। शिमला में जो बिजली के तारों का जाल है उसको कैसे अंडरग्राउंड करना है और स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध करवाना है, इस दृष्टिकोण से मेरी सभी पार्षदों से भी बात हुई। हम कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे जो हमारे पार्षद है इस दृष्टिकोण से ज्यादा कार्य करेंगे। देखिए, शिमला में ना तो हमने गारंटी दी, हमने घोषणा पत्र दिया, पर जनता शिमला की जानती है, ये मिनी हिमाचल है सब प्रकार के। हमें उन्होंने आगे कहा कि आप लोग 5 महीने में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल और हमारे फैसलों को इस बार जनता ने वोट डालकर हमें आगे भेजा है। ने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा देश की एकता और अखंडता के लिए थी। जब समाज में अराजकता बढ़ती है तो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता इस प्रकार की यात्राएं करके समाज को एकजुट करने की कोशिश करते। राहुल गांधी जी की यात्रा कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं थी, लेकिन एक एकता और अखंडता के लिए, इस देश के लिए थी। इसलिए उसका हमको आने वाले समय में बहुत लाभ होता है, नेतृत्व को भी लाभ होता है। विचार नगर निगम शिमला में 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने 34 में से 24 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि बीजेपी के खाते में 9 और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट आई है। चुनाव में 20 महिला प्रत्याशी विजय हुई हैं। इस जीत से कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित है और जीत का जश्न मुख्यमंत्री आवास से लेकर कांग्रेस ऑफिस तक देखने को मिला, जहां पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य नेताओं ने पहुंचकर पत्रकार वार्ता की ओर जनता का आभार जताया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निगम चुनावों में सभी चुने गए पार्षदों को शुभकामनाएं दी। देखिए, मैं शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि शिमला की जनता ने 5 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी तक हुए हैं और हमें जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें हमें दी है। और मुझे खुशी इस बात की भी है, ये चुनाव
जो अभी हुआ वो हाथ के निशान पर हुआ था, चुनाव चिन्ह के निशान पर हुआ था। पिछले जो चुनाव थे वो चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए थे। तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस ने पार्टी के कार्यक्रम और हमारी सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके पक्ष में मतदान दिया है। मैं शिमला की जनता का, नगर निगम में रहने वाले सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर आंकड़ा बता दीजिए। ना है कि हम 23 से लेकर 24 सीटों तक अभी जीतेंगे और निश्चित तौर पर ये भी मेरा मानना है कि हम 10 साल बाद शिमला में कांग्रेस पार्टी की नगर निगम को बनाएंगे। सर जिस तरह से देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा का चुनाव नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर दी कि जैसे इस चुनाव में वो इसको व्यक्तिगत लड़ाई मानकर चल रहे थे। मेरा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच पे बैठे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी प्रेस के बंधु, सबसे पहले तो आज मैं जो हमारे कॉरपोरेशन का रिजल्ट निकला है, जितने भी पार्षद गण जीत कर आए सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो हमने लोगों को प्रोमिसेस किए हैं उसको विधिवत तरीके से उस कार्य को करेंगे। जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, सभी हमारे महिला वर्ग, आदर के योग्य सभी बुजुर्गों ने जो काम किया है पार्टी के लिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव को जीतने में जो हमें सहयोग दिया और दिन रात कार्य किया, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। कल आए होंगे या आज आए होंगे, उसके बाद वो चले गए। शिमला है और वो कहाँ होंगे मुझे नहीं मालूम। मैं उस सारी चीज़ को लेकर कहना नहीं चाहता हूँ। और एक बात तो ये, ऑर्गेनिक मैंडेट को प्रभावित करने का प्रयास हुआ और उसमें वो सफल हुआ। मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ, शिमला के इस सारी उसको ये सरकार के प्रभाव में ये चुनाव हो, कर्मचारियों को आचार संहिता के लगने के बीच में डीए की किस्त जारी करना, घोषणा करना, कर्मचारियों को रेगुलर करने की, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उसकी घोषणा करना, ये 3 महीने पहले की जा सकती थी, 4 महीने पहले की जा सकती थी, लेकिन कॉरपोरेशन के चुनाव के बीच में ये सब घोषणा करना, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। और दूसरी बात ये है कि पूरी सरकार लगी होती है। मैं उन सारी चीज़ को लेकर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने चुनाव को लड़ा, गंभीरता से लड़ा। और देखिए, अंतर कुछ जगह 8 वोट का अंतर है एक जगह, और एक जगह 39 वोट का अंतर है, एक जगह 34 वोट का अंतर है। ऐसे मामूली से अंतर से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना, शिमला में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, नगर निगम शिमला का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को 34 में से 24 आप बोल सकते हैं % यहाँ पे जीत कांग्रेस ने दर्ज की है और 10 साल बाद निगम की सत्ता हासिल की है। तो ऐसे में कांग्रेस काफी उत्साहित है और जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो काफी उत्साह में हैं और कह रहे हैं कि जो वार्ड में जो अभी तक नहीं हो पाया वो विकास वो करके दिखाएंगे और सरकार का उनको साथ मिलेगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सीएम खुद इसका जो प्रचार का जिम्मा था खुद संभाले हुए थे और अब जो है प्रचंड जीत उनको मिली है और 5 महीने का केवल कार्यकाल कांग्रेस का हुआ है और मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि जो 5 महीने का उनका कार्यकाल रहा उसको जनता की उस कार्यकाल को जनता की मोहर मिली है। जनता ने बता दिया है कि उनका जो लोकप्रियता का ग्राफ था वो और ऊपर गया है इन 5 महीनों में और कांग्रेस ने इस जो जीत है इससे देश भर में एक संदेश भेजा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, उसके बाद निगम चुनाव में जीत दर्ज की, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी जीत का दावा जो है कांग्रेस अभी से करने लगी है। जी
वही टीना जी, अगर बात करें जिस तरीके से देखा गया कि 34 वार्डों में से 24 वार्ड पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं ये एक प्रचंड बहुमत है कांग्रेस के लिए। तो वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, तो अब नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस को बधाई देते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं सत्ता में होने की वजह से ये चुनाव भी प्रभावित हुआ है। जी बिल्कुल, भाजपा ये पहले से कहती आ रही है कि सरकार का सरकार जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसका दुरुपयोग कर रही है, कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है वो हमेशा से सरकार के पक्ष में चलता है। ऐसे में क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो नगर निगम शिमला का चुनाव है काफी प्रतिष्ठित ये चुनाव माना जाता है, देश भर में इसकी एक धमक रहती है। और दूसरी बात हम करें कि क्यों ये इतना प्रतिष्ठित है, क्योंकि ये जो नगर निगम है बहुत पुराना है। तो देश की जो 3 सबसे पुरानी नगर निगम है उनमें से एक ही आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक की जो सरकारें थी, जाती जाती सरकार ने इसका जो चुनाव होते थे, लेकिन ये पहली बार है कि कांग्रेस ने आकर इन चुनावों का सामना किया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि केवल 5 महीने सरकार को अभी हुए हैं और लोगों का ये भी कहना था कि अगर वो उनका जो वार्ड है, वो उनका जो पार्षद है, अगर वो सत्ता दल से होगा तो उनको ज्यादा उम्मीद है कि उनके जो वार्ड में है वो चुनाव का काम, जो अन्य जो काम है वो अच्छे ढंग से हो पाएंगे। तो ऐसे में जो जनता थी, जनता ने सरकार को एक तरह से चुना है, जनता सरकार को ये मैंडेट मिला है। तो दूसरी तरफ जो जयराम ठाकुर है या फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल है, वो बार बार कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जिस ईवीएम को पूरे देश में भाजपा डिपेंड कर रही थी और ये कह रही थी उसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है, लेकिन वो आज यहाँ पे शिमला के नगर निगम चुनाव में ये दावा कर रही है कि जो ईवीएम है उससे कांग्रेस ने छेड़छाड़ की है। उनके जो प्रत्याशी थे उनको बताया नहीं गया है, उनके यहाँ पे प्रत्याशियों के स्थान वहाँ पे बदल दिए गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आज एक प्रत्याशी भाजपा की जो है किरण बाबा बालीगंज वार्ड से, उन्होंने भी वहाँ पे साइन करने से मना कर दिया, अपनी हार मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यहाँ पे ईवीएम में छेड़छाड़ की है तो वो अपनी हार नहीं मानेंगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये एक भारी जीत जो है कांग्रेस की हुई है और जिस ईवीएम को डिपेंड भाजपा अभी तक करती आई है, उसी जो कांग्रेस की जीत है उसको ईवीएम को भाजपा ने खुद ही उसको कटघरे में यहाँ पे खड़ा कर दिया है। जी टीना ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं सिरमौर जिला राज्य कोऑपरेटिव बैंक में निदेशक पद के लिए आज नाहन में बैंक परिसर में मतदान किया गया। इस चुनाव में 125 सहकारी समितियों के सदस्य अपने मतदान का प्रयोग करते नजर आए। मतदान आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ जो कि 3 बजे तक चला। उसके बाद मतगणना हुई जिसमें कांग्रेस के बीबी मोहिल ने भाजपा प्रत्याशी को 24 मतों से पराजित किया। नवनिर्वाचित निदेशक भारत भूषण मोहिल ने बताया कि वो इस जीत के लिए पार्टी कमान के आभारी हैं और आने वाले दिनों में बैंक की बेहतरी के लिए कार्य किया जाएगा। में सभी सहकार बंधुओं की विजय के लक्षण हैं और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन सहकारिता के क्षेत्र में आए हुए उन मतदाताओं का जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद, वोट स्वरूप आशीर्वाद दिया। साथ में धन्यवाद करना चाहता हूं मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने तन मन से मेरा साथ देकर मुझे इस निदेशक पद पर चुनाव लड़ने के लिए सहयोग दिया। और साथ में मैं सबसे दिल की गहराइयों से अपने मुख्यमंत्री महोदय साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिनके हौसले से मुझे आज ये इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। बिल्कुल मुझे ये मेरा तीसरा चुनाव था सहकारिता के क्षेत्र में और एक बार मैं निदेशक रह चुका हूं। अब जो उस समय मेरे अधूरे कार्य बचे हैं उनको पूर्ण करने का मेरा प्रयास रहेगा। बैंकिंग के क्षेत्र में सभी और ज़्यादा शाखाएं खोलना और किसानों को जितने भी हमारे उपभोक्ता है उनको जो है वो क्या कहते हैं अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करना। या हमारा जो जैसे आप देख रहे हैं जिस जगह हम खड़े हैं ये भवन सहकारिता के नाम पर एक बहुत ही उपलब्धि रही है पूरे हिमाचल में। तो इस तरह के हर जगह हम प्रयास करेंगे कि हम हर क्षेत्र में हर जहां हमारे पास अपने वो है क्या कहते हैं भूमि है वहाँ इस तरह का बैंक का कोई ना कोई डेवलपमेंट जरूर की जाएगी और अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी, कला और शास्त्रीय शिक्षकों को बैच वाइज भर्ती के माध्यम से ऐसे स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा जहां कोई नियमित शिक्षक नहीं है या एक शिक्षक के सहारे ही स्कूल चल रहे हैं।
राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 455 स्कूलों में नियमित शिक्षक नहीं है। 3148 स्कूल सिंगल टीचर के सहारे हैं। इन स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर बैच वाइज माध्यम से चुने जाने वाले शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। प्रधानाचार्य के रिक्त 269 पदों को 6 मई के बाद पदोन्नति से भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2900 शिक्षकों की भर्ती का अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। पदोन्नति और बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया अब जारी है। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा के तहत 530 पदों की आयोग के माध्यम से भर्ती करने की मंजूरी मिली है। जेबीटी और डीएलएड का मामला कोर्ट में है और कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए गुरुवार को मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी। इस योजना को केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के रूप में भी जाना जाता है। सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत रहना चाहते हैं वो 60 दिनों के भीतर इसका विकल्प संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कवर किया जाना जारी रहेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदान कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तक पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण विनियमों के अनुसार जमा किया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का अंशदान एनपीएस के तहत जमा होता रहेगा, क्योंकि यदि किसी कर्मचारी ने अब एनपीएस का विकल्प चुना है तो वो अपना हिस्सा जमा करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। ऐसे मामलों में सरकारी हिस्सा भी जमा किया जाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना, आज हिमाचल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इसको लेकर क्या अहम जानकारी? जी बिल्कुल, ये एक वादा था कांग्रेस का जिसको लेकर वो सत्ता में आई थी, और अब जब सरकार है तो इस पर बहुत गहनता से काम कांग्रेस ने किया है। और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए अब जो एसओपी थी उसकी काफी टाइम से वेट हो रही थी, एसओपी बन चुकी थी, उससे गुरुवार को जो है यहाँ पर उससे काफी चर्चा की गई और अब जो है वो जारी कर दी गई है। और अब ये जो योजना है उसके अनुसार जो कर्मचारी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो पुरानी पेंशन योजना में बने रहना चाहते हैं या उसका लाभ लेना चाहते हैं, उनको 60 दिनों के अंदर, क्योंकि जब एसओपी जारी, ये निर्देश जारी हो गए, इसके 60 दिनों के अंदर उनको लिख के देना होगा अपने विभाग को कि हम लोग पुरानी पेंशन योजना चाहते हैं। और अगर कोई जो दूसरे कर्मचारी, अगर कोई कर्मचारी चाहता है कि वो एनपीएस का विकल्प ले और एनपीएस में बना रहे, तो ऐसे कर्मचारियों को अंशदान है वो केंद्र के पास जमा होता रहेगा। अभी तक सरकार ने घोषणा की थी कि केंद्र के पास जो एनपीएस का जो अभी तक सरकार का भाग जमा होता है वो नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार ने दोनों विकल्प कर्मचारियों के सामने खुले रखे हैं। एसओपी अब जारी कर दी गई है। एसओपी में छोटी छोटी चीजें, सारी चीजें कवर की गई हैं कि किस तरह से ये पुरानी पेंशन जो योजना है वो लाभ देगी और किस तरह से जो पात्र कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिल सकता है। सेवानिवृत्त होने पर या मृत होने पर पात्र परिवार के जो सदस्य हैं उनको निर्धारित जो प्रारूप है उसके विकल्प इस्तेमाल करने पर जो 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो ये लागू होगा पेंशन के, वो लोग हकदार होंगे और जीपीएफ का भी उनको लाभ मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये काफी एक अहम चीज थी और काफी टाइम से ये अटका पड़ा था मामला। विपक्ष भी बार बार इस चीज को निशाने पे ले रहा था कि कांग्रेस सरकार इसे कैसे लागू करेगी, कैसे हिमाचल के जो कर्मचारी उनको पुरानी पेंशन का लाभ दे सकेगी। तो अब सरकार ने साफ कर दिया है, एसओपी पे जारी कर दी है। तो अब ये क्लियर है कि यहाँ के कर्मचारी जो है अगर वो एनपीएस में बने रहना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, और अगर पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने विभाग को है लिखित में उनको देना होगा और उसके बाद जो है पुरानी पेंशन का जो लाभ है उनको वो मिलेगा। जी टीना ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
जैन धर्म के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आचार्य लोकेश के नेतृत्व में विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों ने बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा जी से धर्मशाला स्थित मुख्यालय में भेंट कर बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने शॉल, माला और प्रतीक चिन्ह भेंट कर दलाई लामा जी का स्वागत किया। इस अवसर पर दलाई लामा ने कहा कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों एक ही मां की जुड़वा संतान हैं। उन्होंने कहा कि भारत भूमि पर जन्म लेकर मर्यादा पुरुषोत्तर श्री राम, बुद्ध, महावीर, नानक और अनेक महापुरुषों ने विश्व को प्रेम और भाईचारे की राह दिखाई है। दलाई लामा ने कहा कि भगवान बुद्ध की करुणा और भगवान महावीर के अहिंसा दर्शन के बताए मार्ग से ही विश्व में शांति, सद्भावना की स्थापना हो सकेगी। जी, आज हम भारत की राजधानी दिल्ली से एक अंतरधार्मिक डेलीगेशन, एक सर्वधर्म के डेलीगेशन के साथ बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर दलाई लामा जी से मिले, और जिसमें मैं जैन धर्म की ओर से आचार्य लोकेश मुनि, संस्थापक अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र, मेरे साथ ही सिख धर्म के बंगला साहिब गुरुद्वारा के जत्थेदार भाई रणजीत सिंह जी, हिंदू परंपरा से महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी साथ थे। और हम ये महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय जो हालात है, जिस तरह से बहुत लंबे समय से यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, इन हालातों में एक अंतर धार्मिक सम्मेलन की बहुत आवश्यकता है। और उस सम्मेलन के माध्यम से, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है, और हमारा ये मानना है कि वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और इसलिए हमने एक प्रस्ताव दिया कि आगामी समय में दिल्ली के विज्ञान भवन के सेंट्रल हॉल में एक ऐसी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण दिया अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हिज होलिनेस दलाई लामा ने सहर्ष उस निमंत्रण को स्वीकार किया, और न केवल स्वीकार किया बल्कि उसी समय अपने सेक्रेटरीट के अधिकारियों से कहा कि इसकी तिथि निर्धारित करो दोनों की सुविधा के अनुसार। और दलाई लामा जी ने कहा कि मैं खुद मानता हूँ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पशुओं को फुट एंड माउथ डिसीज से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने एफएमडी वैक्सीनेशन का अभियान शुरू कर दिया। विभाग को जिले के लिए पशुओं में खुरपका और मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए 3 लाख के करीब वैक्सीनेशन डोज मिली है। हालांकि जिनमें से 40,000 के करीब डोज जिला के पशुओं को लगाई जा चुकी हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार पशुपालन विभाग की टीमें घर घर जाकर पशुओं की एफएमडी वैक्सीनेशन कर रही हैं। इतना ही नहीं, विभाग द्वारा पशुओं की फुट एंड माउथ डिसीज से बचाने के लिए जिले में 20 अप्रैल से वैक्सीनेशन शुरू कर दी है, जिसे मई तक विभाग द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि सरकार ने वर्ष 2025 तक इस बीमारी के संक्रमण को प्रदेश से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए सरकार ने गांव-गांव जाकर टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। जिला कांगड़ा में जो है लगभग 3 लाख पशुओं का टीकाकरण जो है खुरमुई जो बीमारी है, हमारी एफएमडी जो बीमारी है, उसके अगेंस्ट किया जाना है, वैक्सीनेशन की जानी है। और इस समय जो है ये अभियान 20 अप्रैल से जो है कैंपेन मोड पे किया जा रहा है। इसमें घर द्वार जाकर पशुपालन विभाग के कर्मचारी जो है पशुओं में एफएमडी का जो है टीकाकरण कर रहे हैं। और मेरा सभी दर्शकों से, सभी किसानों और पशुपालक भाइयों से अनुरोध रहेगा कि अपने पशुओं का जो टीकाकरण है एफएमडी के अगेंस्ट, जो खुरमुई बीमारी है, उसके टीके जरूर लगवाएं, ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान से पशुधन को बचाया जा सके। इसमें विभाग द्वारा जो हमारी जो जितनी भी गौशालाएँ हैं जहाँ पर के 12 पशुओं को रखा गया है, उनमें सभी पशुओं का जो है एफएमडी जो हमारी बीमारी है, खुरमुई बीमारी, उसके अगेंस्ट जो है उसका वैक्सीनेशन का कार्य जो है किया जाएगा। खबरें हिमाचल की में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।